गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पिछले क्लास में हम लोग भारत के मैदानी भाग के बारे में स्टडी कर लिए थे, यानी प्लेन्स ऑफ इंडिया। हम भारत के मैदानी भाग कितने हैं? दो भाग में। भारत के मैदानी भाग को कितने भागों में विभाजित किया गया सर? दो भागों में। एक को कहा गया मध्यवर्ती मैदानी भाग, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल प्लेन्स। एक को कहते हैं तटीय मैदानी भाग, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोस्टल प्लेन। ये जो कोस्टल प्लेन्स का जो निर्माण होता है सर, यह सागरीय तरंगों के अपरदन के कारण इसका क्या होता है? तटीय मैदानी भाग का निर्माण होता है। मध्यवर्ती मैदानी भाग का जो निर्माण होता है सर, यह नदियों की सेडमेंट के डिपोजिशन के सेडमेंट के यानी अवसादों की जमाव के फलस्वरूप क्या होता है? मध्यवर्ती मैदानी भाग का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे भावर क्षेत्र कौन सा होता है, तराई क्षेत्र कौन सा होता है, भांगर क्षेत्र फिर कौन सा होता है, खादर किसको कहते हैं, डेल्टा किसको कहते हैं, मुहाना किसको कहते हैं। ये कंप्लीट स्टडी कर लिए थे हम लोग इससे पिछले क्लास में। ये इससे पिछले क्लास में ही डिस्कस है। थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। भावर क्षेत्र में वह दलदली होता है, उसमें ज़्यादा नमी रहता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होगा? मॉस्किटो मच्छर उच्छर ज़्यादा होगा, वह अच्छा खेती के लिए क्या होगा? अच्छा नहीं माना जाएगा। देखिए, और कीचड़ में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है, हम लोग पढ़ चुके थे। और राजस्थान के मैदानी भाग के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। पूर्वी राजस्थान में वर्षा क्या होगा? ज़्यादा होता है, और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होता है। जहाँ वर्षा कम होगा वह मरुस्थलीय भूमि होगा, वहाँ पे फसल का उत्पादन क्या होगा? काफ़ी कम होगा। इन हम कह सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इज़ वेरी लो। और ईस्ट राजस्थान यानी पूर्वी राजस्थान में क्या होगा? जब रेनफॉल 50 से 60 सेंटीमीटर तक होता है, तो यानी यहाँ पर वर्षा ज़्यादा हुआ तो इसको सेमी एरिड एरिया भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? खेती उती, यहाँ पे अनाज की खेती ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू पश्चिमी राजस्थान के तुलना में। ये सब हम पहले क्लास में ही डिस्कस कर लिए थे सर। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद हम ये भी पढ़ लिए थे सिंधु घाटी, सिंधु नदी के मैदानी भाग कौन? सिंधु नदी किस किस को मैदानी भाग बना रहा है? और दोआब कौन सा दोआब? सिंधु झेलम के बीच जो दोआब बन रहा है उस दोआब का नाम क्या नाम है? सिंध सागर दोआब। ये सब झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच का जो दोआब है चल दोआब कहा जाता है। चेनाब नदी और रावी नदी के बीच के दोआब को रचना दोआब कहा जाता है। रावी नदी और ब्यास नदी के बीच के दोआब को बारी दोआब कहा जाता है। ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच के दोआब को विष्ट दोआब कहा जाता है। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं दोआब का निर्माण कैसे होता है। दोआब का जो सर निर्माण होता है, मान लीजिए नदी वन है, मान लीजिए इधर से एक नदी बह रही है, इधर से एक नदी बह रही है। ये बीच वाला जो ये ऊंचा वाला जो स्थान होता है, ये बीच वाला स्थान जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दोआब। यानी ये ऊंचा स्थान ही क्या कहलाता है सर? दोआब कहलाता है, हम कह सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेन्स ऑफ गंगा रिवर, यानी गंगा के मैदानी भाग कौन कौन है? गंगा के मैदानी भाग कौन कौन है, इसके बारे में अब स्टडी करेंगे। देखिए सर, ये होता क्या है? देखिए, गंगा जो है भारत पे कितना परसेंट भाग पे फैला हुआ है? 26% भाग पे क्या है? गंगा फैला हुआ है। इसकी उर्वरता क्या होता है? यानी गंगा के कारण जो मैदानी भाग का जो निर्माण हो रहा है, उसका उर्वरता यानी फर्टिलिटी क्या होता है? इसका फर्टिलिटी जो होता है सर काफ़ी हाई होता है। हम कह सकते हैं गंगा के मैदानी भाग का फर्टिलिटी क्या होता है? फर्टिलिटी इज वेरी है। हम कह सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इज वेरी है, कह सकते हैं। देखिए, गंगा के मैदानी भाग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक ऊपरी गंगा के मैदानी भाग, यानी इसको क्या बोलेंगे? अपर गंगा प्लेन्स। देखिए, अपर गंगा प्लेन्स यानी गंगा के मैदानी भाग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। ऊपरी गंगा के मैदानी भाग यानी इसको इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहेंगे रहेला खंड का मैदान। राहिल खंड का मैदान जो है सर, राम गंगा और गोमती नदी के बीच, गोमती नदी के फलस्वरूप बनता है राहिल खंड का मैदान। अवध का मैदान जो है किसके फलस्वरूप बनता है सर? गोमती और घाघरा रिवर के फलस्वरूप। यानी अगर आपसे रिवर का नाम पूछ ले या मैदान का नाम पूछ ले, नदी दे करके मैदान का नाम पूछ ले, आपसे डायरेक्ट पूछेगा बताइए ऊपरी गंगा के राम गंगा और गोमती किस मैदान का निर्माण करता है? तो राहिल खंड मैदान का निर्माण करता है। अगर आपसे पूछ ले ऊपरी गंगा के मैदान में जो गोमती और घाघरा रिवर है, ये दोनों रिवर किस मैदान का निर्माण करता है? तो अवध का मैदान का क्या करता है सर? ये निर्माण करता है, कह सकते हैं।
चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड पार्ट, क्योंकि 3 भागों में बांटा गया है। इसको क्या कहेंगे, मिडिल गंगा प्लेन्स, इसको क्या कहेंगे, मध्य गंगा का प्लेन। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान ये किसके कारण बनता है, घाघरा रिवर और गंडक रिवर के फलस्वरूप इसका क्या होता है, इस मैदान का निर्माण होता है। बिहार का जो मैदान है किसके कारण, सारण का मैदान, सारण का मैदान किसके कारण बन रहा है, गंडक और ऑल गंडक यानी गंडक और पुरानी गंडक के यानी बूढ़ी गंडक के फलस्वरूप सारण का मैदान का निर्माण हो रहा है। और मिथिला का मैदान जो है गंडक और कोसी रिवर के कारण किसका निर्माण हो रहा है, मिथिला का निर्माण। जी ये जो मेरा अपना जो मिथिला है संस्कृति है, देख सकते हैं। चलिए ये देखिए, उसके बाद तीसरा क्या है पार्ट, लोअर गंगा प्लेन्स, इसको क्या कहेंगे, निचली गंगा का मैदान। निचली गंगा का जो मैदान बनेगा वह किसके फलस्वरूप बनेगा सर, कोसी और महानंदा नदी के बीच। देखिए आपको नदी का नाम एकदम याद रखना होगा। निचली गंगा प्लेन्स किसके कारण बन रहा है, कोसी और महानंदा के कारण बन रहा है। देखिए बिहार में बाढ़ का जो समस्या हमेशा बनी रहती है, आप जानते हैं बिहार में बाढ़ ग्रसित होते रहता है क्योंकि लोअर गंगा प्लेन्स है, ठीक है। यहाँ कोसी और महानदी का क्या है, इसी के फलस्वरूप बनता है। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा, ये तो था सारे हम लोग ये तो सारे प्लेन्स ये हम लोग पढ़ लिए थे, कौन सा गंगा कौन सा रिवर कहाँ क्या बना रहा है। इसके बाद अब हम लोग कोस्टल प्लेन, इससे पहले जो स्टडी कर रहे थे अभी हम लोग, वह क्या था, सेंट्रल प्लेन यानी मध्यवर्ती मैदानी भाग, यानी जो नदियों के अवसादों से बनता है। अभी वो सब सारा हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर लिए। अब हम लोग दूसरा पार्ट पे आ रहे हैं, यानी कोस्टल प्लेन यानी तटीय, यानी जो सागर के तरंगों के अपर्दन के कारण बनता है उसको क्या कहेंगे, तटीय मैदानी भाग कहेंगे सर। देखिए यह सागरीय तरंगों के अपर्दन से बने होते हैं। किसके कारण सर ये बनता है, सागरीय तरंगों के अपर्दन के कारण ये क्या होता है, बनता है। ये हम पहले ही डेफिनेशन में ही आपको बता रहे हैं। दूसरा क्या है, देखिए तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी पश्चिमी तटीय मैदान, एक को कहा जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी पूर्वी तटीय मैदान। चलिए अब हम स्टडी करेंगे यही, यानी पश्चिमी तटीय मैदान क्या होता है, पूर्वी तटीय मैदान क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे सर। अब चलिए देखते हैं, आपके सामने है, देखिएगा। देखिए सर ये आप देख रहे हैं पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। आप देखिए यहाँ जब पूर्वी है तो यहाँ पर कौन सा घाट होगा, पूर्वी का पश्चिमी घाट, सॉरी वेस्टर्न घाट होगा। यानी हम कह सकते हैं पश्चिमी तट और अरब सागर के बीच के स्थल होता है ये वेस्टर्न तटीय मैदान। कौन सा स्थल होगा, हम कह सकते हैं ये तो वेस्टर्न घाट हुआ, ये वेस्टर्न घाट, और इधर क्या है अरब सागर, इधर क्या है अरब सागर, इधर क्या है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है इधर। हम कह सकते हैं पश्चिमी तटीय मैदान जो है यह किसके बीच स्थित है, यानी ये वेस्टर्न घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। हम कह सकते हैं ये वाला मैदान है। चलिए उसके बाद ईस्टर्न के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देखिए ईस्टर्न जो है यह ईस्ट घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। आप देख रहे हैं यही भाग जो है किसके बीच स्थित है, ईस्टर्न घाट और इधर क्या है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। इसका लेंथ जो है सर 1200 से 1400 किलोमीटर है। कितना है लेंथ इसका सर, ईस्टर्न घाट का 1200 से 1400 किलोमीटर। इसका चौड़ाई कितना है 100 से 120 किलोमीटर। देखिए इसके उत्तरी सरकार तटीय मैदान ये बनाता है उत्तरी सरकार तटीय मैदान। ये किसके बीच बनाता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच बनाता है। ये नाम याद रखिएगा, किस बनाता है उत्तरी सरकार तटीय मैदान, किस बनता है, कौन कौन से राज्य के बीच बनता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच बनता है। और आप जानते हैं पूर्वी तटीय मैदान का विड्थ कितना होता है, चौड़ाई कितना होता है 100 से 120 किलोमीटर, लंबाई कितना होता है 1200 से 1400 किलोमीटर। और उसके बाद देखिए और दूसरा पॉइंट जो है कोरोमंडल तटीय मैदान, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है, जो ये पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत ही आता है। देखिए हम लोग कंप्लीट स्टडी यहाँ पे देख रहे हैं, मैप है आपके सामने। ये वेस्टर्न घाट तो हम पहले ही पढ़ चुके, ये वेस्टर्न घाट और अरब सागर के बीच स्थित है पश्चिमी तटीय मैदान। इसका लेंथ जो है
1400 से 1600 किलोमीटर, यानी इसका विड्थ जो है 80 से 100 किलोमीटर है। चलिए इसके अंतर्गत कौन कौन सा मैदान बनता है वो हम पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत कौन कौन सा मैदान आता है उसको पढ़ लेते हैं। एक है कोकन मैदान, ये गुजरात और गोवा के बीच बनता है। ये कोकन मैदान किसके किस बनता है? गुजरात और गोवा के बीच। कन्नड़ तटीय मैदान, ये किसके किस बनता है? गोवा और मंगलोर के बीच कौन सा बनता है? कन्नड़ तटीय मैदान। उसके बाद क्या है सर? मलाबार तटीय मैदान, ये मंगलोर से कन्याकुमारी तक ये तटीय मैदान है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ? मंगलोर से कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। क्लियर है सर? ये मेरा कंप्लीट स्टडी हो गया है, कंप्लीट हो गया सर। ये कौन सा चैप्टर था आपका? प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के मैदानी भाग हम पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ लिए। सेंट्रल प्लेन्स यानी मध्यवर्ती मैदानी भाग, नदियों के अवसादों से कौन कौन सा मैदान का निर्माण हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसके बारे में स्टडी कर लिए। अभी हम लोग तटीय मैदानी भाग के यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न तटीय यानी पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिए। इसका लेंथ कितना होता है, विड्थ कितना होता है। पश्चिमी तटीय मैदान में कोकन तटीय मैदान आता है, कन्नड़ तटीय मैदान आता है, मालाबार तटीय मैदान आता है। मालाबार तटीय मैदान जो है मंगलोर से कन्याकुमारी तक है। कन्नड़ तटीय मैदान जो है गोवा से मंगलोर तक है। कोकन तटीय मैदान जो है गुजरात से गोवा तक है। इसी तरह से हम कंप्लीट स्टडी कर लिए। और पूर्वी तटीय मैदान में हम लोग कौन कौन सा मैदान पढ़े थे? उत्तरी सरकार तटीय मैदान और कोरोमंडल तटीय मैदान। देखिए सर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फ्रेंड लोग के साथ काफ़ी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आगे आने वाले समय में आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर सकें। और जो भी कंटेंट आपको दिया जाता है बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है, कोई भी फालतू चीज़ नहीं डिस्कस किया जाता है। आप इसको अगर एक बार पढ़ लेंगे आपको उस सब्जेक्ट में पढ़ने का एक रुचि जगने लगेगा अपने आप। आप पहले मेरे चैनल के साथ जुड़िए, चलिए उसके बाद इसका बेनिफिट आपको ज़रूर दिखेगा। अगर नहीं दिखता तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, सर हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, तो हम इसको प्रयास करेंगे और बेटर से बेटर न्यू टेक्निक इन्वॉल्व करके आपको अच्छे से अच्छे सिखाने का हम कोशिश करेंगे। चलिए थैंक यू सर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे भारत के अपवाह तंत्र यानी अपवाह तंत्र, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया। यानी ड्रेनेज अपवाह तंत्र किसको कहते हैं? नदी और नहर को ही कहते हैं अपवाह तंत्र। हम इससे अगले क्लास में कंप्लीट स्टडी करेंगे ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया, यानी भारत का अपवाह तंत्र क्या क्या है, कौन सा अपवाह तंत्र कहाँ है, उसका निर्माण कहाँ से हुआ है, टोटल इन डेप्थ स्टडी करेंगे। चलिए इस तरह से हम 3 से 4 चैप्टर हम ज्योग्राफी का कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।